नमस्कार। भारत के सरकारी दफ्तरों में ना एक बहुत बड़ा टेक रेवोल्यूशन हो रहा है और वो भी काफी खामोशी से। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारे देश के काम करने का तरीका ही बदल कर रख दे। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या। जरा ये आंकड़ा देखिए, 12 लाख। जी हाँ, केंद्र सरकार के इतने सारे कर्मचारी इस बहुत बड़े डिजिटल बदलाव का हिस्सा बन गए हैं। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी नई डिजिटल शुरुआत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सरकार अचानक से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को छोड़कर एक देसी कंपनी की तरफ क्यों जा रही है। आइए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो हो ये रहा है कि केंद्र सरकार के करीब 12 लाख कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट्स को ज़ोहो नाम के एक भारतीय प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, ये कदम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बदलने जैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत अब पश्चिमी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अपनी निर्भरता, अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। मतलब अब तक जो काम विदेशी कंपनियों के भरोसे होता था, अब उसकी कमान देश के अपने हाथों में आ रही है। अब सवाल ये है कि भाई ये ज़ोहो है क्या। अरे इसे समझना बहुत आसान है। जो काम हम और आप रोजाना जीमेल, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर करते हैं ना, ज़ोहो उन सभी कामों के लिए एक भारतीय, एक देसी ऑप्शन देता है। जैसे जीमेल की जगह ज़ोहो मेल और गूगल डॉक्स की जगह ज़ोहो राइटर। सिंपल। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। सरकार ने इतना बड़ा फैसला आखिर लिया क्यों। इसके पीछे ना 3 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है डेटा की सुरक्षा। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि देश का जरूरी और संवेदनशील डेटा देश की सीमाओं के अंदर ही रहे। क्योंकि देखिए, जब डेटा विदेशी सर्वर पर होता है तो ये खतरा तो हमेशा बना रहता है कि कहीं वो लीक न हो जाए या कोई दूसरा देश उस पर नजर न रख ले। दूसरी वजह है डिजिटल संप्रभुता, मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी। इसका सीधा सा मतलब है अपनी टेक्नोलॉजी पर अपना खुद का कंट्रोल होना। सोचिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे अपने घर की चाबी अपने पास रखना, किसी पड़ोसी के भरोसे ना छोड़ना। ये टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और तीसरी वजह है पैसा, यानी लागत। जब सरकार के सारे विभाग कई अलग अलग विदेशी कंपनियों की जगह एक ही देसी कंपनी की सर्विस इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है मैनेजमेंट भी आसान होगा और यकीनन खर्चा भी कम होगा। अब जरा सोचिए, 12 लाख लोगों को एक बिल्कुल नए सिस्टम पर लाना, वो भी बिना सरकारी कामकाज को एक दिन भी रोके, ये हुआ कैसे होगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इस पूरे प्रोसेस को बहुत सावधानी से किया गया। सबसे पहले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने ये पक्का किया कि बदलाव के दौरान कोई भी ईमेल बाउंस ना हो। फिर सारे पुराने ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और डेटा को नए ज़ोहो सिस्टम में सिंक किया गया। सुरक्षा के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया गया, मतलब सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर, जैसे पासवर्ड के साथ साथ फोन पर आने वाला कोड भी डालना जरूरी है। और हाँ, कर्मचारियों की मदद के लिए 24/7 चलने वाला एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाया गया। जैसा कि हर बड़े फैसले के साथ होता है, इसके भी 2 पहलू हैं। कुछ फायदे हैं तो कुछ रिस्क भी हैं। चलिए इस बड़े बदलाव के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। फायदे तो साफ हैं, हमारा डेटा भारत में भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित रहेगा और विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम होगी। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं, जैसे अब सब कुछ एक ही कंपनी के हाथ में है। सोचिए, अगर कभी ज़ोहो पर कोई बड़ा साइबर हमला हुआ तो। दूसरा बड़ा सवाल सुरक्षा ऑडिट का है, मतलब किसी बाहरी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने ज़ोहो के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करके कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है, जो थोड़ी चिंता की बात तो है। तो अब आगे क्या, इस कदम का राजनीतिक मतलब क्या है और वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस बदलाव को सबसे बड़ी हवा तब मिली जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया कि वो ज़ोहो मेल पर शिफ्ट हो गए हैं। उनके ट्वीट का आखिरी हिस्सा थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन काफी दिलचस्प था। इसे एक तरह का टेक्नोलॉजिकल राष्ट्रवाद माना गया, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए ये दिखाना कि भारत भी किसी से कम नहीं है। लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है, जैसे ये 12 लाख कर्मचारी आखिर किन किन मंत्रालयों से हैं, इस बारे में कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई, और सबसे जरूरी सवाल, इसका डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है। मतलब अगर कल को सिस्टम पर कोई बहुत बड़ा हमला होता है तो हमारा बैकअप प्लान क्या है,
डेटा को वापस कैसे लाया जाएगा? इन सवालों पर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक बदलाव है या ये भारत के उस डिजिटल भविष्य की पहली झलक है जहां हम टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे? ये सोचने वाली बात है ना?